हेलो एवरीवन। आज हम लोग लोकल एक्ट का उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, ये उत्तर प्रदेश का लोकल एक्ट है जो कि विधि के पेपर 3 में आता है। ये शुरू करेंगे आज। इसकी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट धारा है मेंस के हिसाब से वो है धारा 8। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग हर पेपर में आपको मिलती है। 8 फिर 9 या इनमें से कोई एक या दोनों खूब मिलती हैं। देखें धारा 8 क्या करी है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की। धारा 8 कहती है विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण और उसके लिए महायोजना। पहला पॉइंट, पहली उपधारा, प्राधिकरण यथासंभव शीघ्र विकास क्षेत्र के लिए महायोजना तैयार करेगा। पहली बात क्या करेगा, प्राधिकरण जैसे जितना जल्दी हो सके विकास क्षेत्र के लिए एक महायोजना तैयार करेगा। दूसरी बात ये बताई गई दूसरी उपधारा में कि महायोजना में क्या क्या होगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें क्या करेगी महायोजना में, क्या क्या होता है, महायोजना क्या क्या करती है। दूसरा उपधारा महायोजना ए पॉइंट बताया गया विभिन्न क्षेत्रों को नियत करेगी जिसमें विकास क्षेत्र का विभाजन विकास के प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा और उस ढंग को जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में भूमि प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाना है और उन प्रक्रमों को निर्दिष्ट करेगी जिसके द्वारा या जिनके द्वारा कोई ऐसा विकास किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ जो महायोजना है वो सबसे पहले तो क्या करेगी, उन क्षेत्रों को नियत करेगी जिनमें विकास होना है, उनका विभाजन करेगी और इस ढंग को जिस तरह से विकास किया जाना है, भूमि जो प्रस्तावित भूमि है और उन उपक्रमों को जिनके द्वारा विकास किया जाना है, इन सबको वो निर्दिष्ट करेगी। कौन? महायोजना। दूसरा पॉइंट खंड बी बताया गया है। इसमें संरचना के ऐसे मूलभूत प्रारूप या प्रतिरूप में कार्य करेगी जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जा सकेगी। कहने का मतलब इस तरह से महायोजना काम करेगी, इस तरह से प्रतिरूप तैयार करेगी जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजना भी तैयार की जा सके। तीसरी और आखिरी उपधारा है इस धारा की, धारा 8 की, वो कहती है महायोजना किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान कर सकेगी जो विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। महायोजना क्या कर सकती है, उन सब मामलों के लिए भी प्रावधान कर सकती है जिनके लिए क्षेत्रीय विकास योजना आवश्यक है। एक इसमें केस लॉ है, निर्णय है, केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये केस आप हर इंपॉर्टेंट धारा में आप फिट कर सकते हो। ये मतलब ये आपको जब जो ये अधिनियम आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन, ये केस आपको याद करना ही पड़ेगा। देखें क्या है, श्रीमती रेखा रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2014 इलाहाबाद का केस है। ये हमने नीचे लिखा हुआ है, ये धारा 8 में है, धारा 9 में है, धारा 14 में, 32 में, 38 का में और फाइनली धारा 41 में ये केस लॉ आया है। इस केस लॉ से संबंधित पॉइंट्स हैं। अगर इस केस मतलब इसमें लिख रहे हैं आप, तो आप क्या करिए, इसको जो केस लॉ है ये पूरा का पूरा उपधारा 2 पर बेस है। तो दो अगर आपको लिखना है जैसे, तो उपधारा 1 लिख दीजिए, उसके बाद केस लिख दीजिए और इस केस में आगे लिख दीजिए कि इस श्रीमती रेखा रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में महायोजना के संपूर्ण कार्यों के बारे में निम्नलिखित प्रकार से बताया गया है। तो केस लॉ भी हो जाएगा, पॉइंट उपधारा 2 भी हो जाएगी। मतलब इस केस में आपको उपधारा 2 लिखना है। हमने लिखा है कि पूरा केस लॉ अगर समय आपके पास है तो पूरी उपधारा
2 लिख दीजिए, जो कि इस केस लॉ में बताई गई है कि महायोजना क्या करती है, प्रारूप तैयार करती है और उनके ढंग ये सब बताती है, और क्षेत्रीय विकास योजना के लिए भी एक मूलभूत प्रतिरूप तैयार करती है। फिर आ जाइए आप धारा 9 में। धारा 9 भी इम्पोर्टेंट है। ये धारा 8 धारा 9 दोनों एक साथ आ जाती हैं, बड़ा क्वेश्चन आता है तो, नहीं तो अलग अलग भी आती हैं, और उपधाराओं से भी प्रश्न बनते हैं। सिर्फ पूछ लिया जाता है महायोजना में क्या क्या होता है, तो आप सिर्फ उपधारा 2 और 3 लिख दीजिए। पूरी पूछी गई है तो धारा 8 लिख दीजिए। धारा 8 से भी आ जाता है तो सिर्फ धारा 8 पूछ ली जाती है कि धारा 8 क्या है नगर नियोजन की, तो आप लिख दीजिए। कई तरह से आता है, आप मैटर याद कर लीजिए, फिर आप प्रश्न आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं आता है थर्ड लॉ में, लोकल लॉज में। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर किसी फॉर्म में आते हैं। अगर आपका मैटर अच्छे से तैयार है तो आप सबसे ज़्यादा लॉ के पेपर 3 में नंबर पाते हैं। धारा 9 क्या कहती है समझ लें। क्षेत्रीय विकास योजना, पहली उपधारा इसकी है, महायोजना की तैयारी के साथ ही साथ या तत्पश्चात यथासंभव शीघ्र प्राधिकरण प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी के लिए कार्य करेगा। जैसे वहां पर बताया गया था कि महायोजना क्यों क्या करती है, कि महायोजना में क्या होता है, उपधारा 2 में बताया गया था। इसी तरह से यहाँ पर धारा 9 में धारा 9 की उपधारा 2 में बताया गया है कि क्षेत्रीय विकास योजना में क्या क्या होता है या क्या क्या करती है। देखें आप उपधारा 2 क्षेत्रीय विकास योजना, ए पॉइंट है इसमें, इसी तरह से लिखिएगा। ए पॉइंट में बताया गया है क्षेत्रीय विकास, चूंकि योजना ऊपर लिख दिया है तो डायरेक्ट आप शुरू करेंगे। क्षेत्रीय विकास योजना में क्षेत्र के विकास के लिए स्थल योजना एवं प्रयोग योजना अंतर्विष्ट हो सकेगी, और ऐसी चीजें, अब अगले पेज पे चलें, मतलब मेनली क्षेत्रीय विकास योजना जो है स्थल योजना और प्रयोग योजना पर आधारित है, और ऐसी चीजें अंतर्विष्ट हो सकेंगी जो अगले पेज पर बताई गई हैं। पिछले पेज पे आपको बताया गया था ऐसी चीजें अंतर्विष्ट हो सकेंगी, जैसे अब उन चीजों के बारे में बताया है जो क्षेत्रीय विकास योजना में अंतर्विष्ट होंगी, जैसे सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक कार्य एवं उपयोगिता कार्य एवं उपयोगिता वाली सड़क, आवास, मनोरंजन, उद्योग, व्यवसाय, बाजारों, विद्यालयों, अस्पतालों, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत खुले स्थानों तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत प्रयोग के अन्य संवर्गों के क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि की लगभग स्थिति और भूमि प्रयोग की सीमाओं को दर्शित कर सकेगी। कौन? क्षेत्रीय विकास योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पहले बता दिया गया कि क्षेत्रीय विकास योजना जो होती है मेनली वो स्थल योजना और प्रयोग योजना पर आधारित होती है। तो स्थल योजना में बता दिया गया कि कौन कौन से स्थल के बारे में योजना बनाएगी ये क्षेत्रीय विकास योजना। सार्वजनिक भवन हो या कोई भी सड़क, आवास, मनोरंजन या उद्योग व्यवसाय से संबंधित कोई सार्वजनिक अस्पताल हो, इन सब के बारे में। उसके अलावा व्यक्तिगत खुले स्थान कितने छोड़ने हैं, सार्वजनिक और व्यक्तिगत प्रयोग के दोनों के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति क्या होना चाहिए या उसकी प्रयोग की सीमा क्या होना चाहिए या किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, ये सब निर्धारित करेगी कौन? क्षेत्रीय विकास योजना। दूसरा क्या काम करेगी क्षेत्रीय विकास योजना? जनसंख्या घनत्व तथा भवन घनत्व के मापदंड को विनिर्दिष्ट कर सकेगी। ये स्पेसिफाई करेगी कितना जनसंख्या घनत्व होना चाहिए अमुक एरिया में या कितना भवन घनत्व होना चाहिए, उन सब के मापदंड को विनिर्दिष्ट करेगी कौन? क्षेत्रीय विकास योजना। हर उपधारा, हर पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, कोई भी आप कमी ना करिएगा नोट्स में। मैटर को भी एज इट इज लिखिए, प्यूरिफाई करके मैटर बनाया हमने, इसमें छेड़छाड़ ना करिए वरना अनर्थ करेंगे आप। सी पॉइंट आप देखें, क्षेत्र में प्रत्येक ऐसे क्षेत्र को दर्शित कर सकेगी जिसे प्राधिकरण की राय में विकास या पुनर्विकास के लिए घोषित किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।
किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विकास क्षेत्र की, जिसमें क्षेत्रीय विकास योजना लागू करना है। उस क्षेत्र में क्या करेगी? हर उस क्षेत्र को दर्शित करेगी जिसमें प्राधिकरण की राय है कि ये विकास के लिए या पुनर्विकास के लिए घोषित किया जाना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। तो हर उस क्षेत्र को दर्शित करेगी क्षेत्रीय विकास योजना। फिर से वही बात आ गई, निर्णय वही वाला फिर है जो धारा 8 में था। श्रीमती रेखा रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 का इलाहाबाद का केस है। इसमें थोड़ा सा मैटर चेंज कर दीजिए आप। इसमें बताया गया है, जब तक क्षेत्रीय विकास योजना को तैयार तथा अनुमोदित न कर दिया जाए, तब तक इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों की स्थापना या विशेष प्रयोजन विफल हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि कहीं पर जैसे मान लीजिए आपने प्राधिकारी नियुक्त करना है विशेष प्रयोजन के लिए कि ये लोग क्षेत्रीय विकास योजना में काम करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले क्षेत्रीय विकास योजना आपको तैयार करना पड़ती है, उसका अनुमोदन लेना पड़ता है, अनुमोदित करना पड़ती है, पूरा संरचना आपको बना लेना पड़ती है। तब आप उन प्राधिकारियों को, उन अधिकारियों को, उन व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिनकी वहाँ पर ज़रूरत है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, बिना योजना का खाका तैयार किए हुए अगर किसी को नियोजित कर लिया है, तो ये नियोजन बेकार है, विफल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बताया गया श्रीमती रेखा रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। ये अब आ जाइए धारा 11 इस अधिनियम की क्या कह रही है। इसमें पूरी बात बताई गई है। किस बारे में? धारा 11 कहती है, योजना की तैयारी और अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। जो आप योजना तैयार करेंगे उसमें किस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, ये बताई गई है बात धारा 11 में। पहले देखें हम लोग धारा 1 क्या कह रही है। किसी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने और अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने से पहले प्राधिकरण प्रारूप योजना तैयार करेगा और ऐसी तिथि के पूर्व जैसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रारूप योजना के संबंध में किसी व्यक्ति से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए नोटिस के निरीक्षण तथा प्रकाशन के लिए उपलब्ध उसकी, आगे हम लोग चलेंगे तो बताएंगे, पहले इस पेज को समझ लें। कहने का मतलब हुआ, कोई भी योजना तैयार करता है प्राधिकरण, सब में यही बात है। आपको किसी प्राधिकरण के बारे में किसी लोकल लॉ में पूछा जाए कि योजनाएं किस तरह से तैयार होती हैं, हर जगह ये बात लिख सकते हैं आप। हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि हम आपको विकास अधिनियम जो इसमें शहरी विकास वाले अधिनियम में पढ़ाएंगे डिटेल में। इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जो योजना होती है उसकी तैयारी से पहले क्या करता है प्राधिकरण, राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करने से पहले उस योजना के प्रारूप को क्या करता है, एक नोटिस जारी करता है। वहाँ के लोगों से आक्षेप और सुझाव की उम्मीद रखता है। वो लोग नोटिस देते हैं, सुझाव देते हैं, उन सबको सुनता है। फिर उन सबको सुनने के बाद योजना को अंतिम रूप देके तब जाके राज्य सरकार को वो प्रस्तुत करता है। अगले पेज पे भी देखें तब आपका मैटर कंप्लीट हो जाएगा। पिछले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था, निरीक्षण तरह नोटिस के निरीक्षण तथा प्रकाशन के लिए उपलब्ध उसकी प्रतिलिपि तैयार करके उसे प्रकाशित करेगा। कहने का मतलब अभी हमने बताया आपको कि सुझाव आमंत्रित करेगा, उस एरिया के लोगों से आक्षेप पूछेगा और उन सबको निरीक्षण के लिए छूट होगी उनकी कि वो निरीक्षण कर सकते हैं कि आए जो प्राधिकरण है उसने क्या निर्णय लिया है। फिर उसके बाद उसकी एक प्रतिलिपि बनाएगा और उसको प्रकाशित करेगा। ठीक, जो प्रकाशन है उससे पहले क्या कर रहा है, सुझाव वगैरह आक्षेपों पर सब पे विचार करने के बाद तब उस प्रतिलिपि को प्रकाशित करेगा। दूसरी बात, दूसरी उपधारा क्या है धारा 11 की, प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर और योजना द्वारा संबद्ध भूमि स्थित है, योजना के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए, प्रत्यावेदन कहते हैं प्रतिनिधित्व, प्रत्यावेदन करने के लिए युक्त अवसर प्रदान करेगा। कहने का मतलब हुआ, जिस
क्षेत्र में ये क्षेत्रीय विकास योजना लागू हुई है, वहाँ पर कोई प्राधिकरण या कोई प्राधिकारी या कोई व्यक्ति है जो सीमा के भीतर आ रहा है, तो उसको पूरी छूट होगी, वो प्रत्यावेदन करे, अपना प्रतिनिधित्व करे, पूरा अवसर दिया जाएगा, पूरा अवसर देगा। कौन? क्षेत्रीय विकास योजना का प्राधिकरण। फिर आखिरी बात या आखिरी उपधारा क्या कह रही है? धारा 11 की, सभी आक्षेपों, सुझावों एवं प्रत्यावेदनों पर जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया है, विचार करने के पश्चात प्राधिकरण अंतिम रूप से योजना तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। अनुमोदन कहते हैं अप्रूवल। कहने का मतलब हुआ, जैसा कि पूरा उपधारा 1 और 2 उपधारा 2 में बात की गई है, सारे प्राधिकारियों को, सारे लोगों को वहाँ पर आक्षेपों, सुझावों या प्रत्यावेदनों की छूट होगी, और इन सबको जब ये आक्षेप, सुझाव या प्रत्यावेदन दे दिए जाएंगे, इन सब पे प्राधिकरण विचार करेगा, उनकी परेशानियों को सुनेगा, समझेगा और फिर जाके फाइनल रूप देगा योजना का, क्षेत्रीय विकास योजना को तैयार करेगा फाइनली। और उस अब जो फाइनल योजना तैयार हो गई है, तो उसके अप्रूवल के लिए ये राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देगा। राज्य सरकार उसको अप्रूव कर सकती है, एज इट इज कर सकती है, या कुछ संशोधनों के साथ कर सकती है। राज्य सरकार का अपना निर्णय होता है। अब धारा 13 क्या कह रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें। योजना का संशोधन। अब योजना में संशोधन, जो योजना बन गई, जो प्रारूप तैयार हो गया, उसमें संशोधन किस तरह से होगा वो समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी, वो हर उपधारा से एक प्रश्न आता है। योजना का संशोधन में उपधारा 1 क्या कह रही है? प्राधिकरण महायोजना या आंचलिक कहते हैं क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय को आंचलिक कहते हैं, आंचलिक या क्षेत्रीय। प्राधिकरण महायोजना या आंचलिक या क्षेत्रीय विकास योजना में कोई संशोधन कर सकेगा जो वो ठीक समझे। जो संशोधन, अब खास बात ये क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये समझ ले। प्राधिकरण को पूर्ण छूट नहीं है संशोधन की। जो ठीक समझे, जो संशोधन उसकी राय में योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन न होने दे, और जो भूमि के उपयोग की सीमा का या जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबद्ध ना हो। कहने का मतलब हुआ, पहला पॉइंट ये कहता है, पहली उपधारा, कि प्राधिकरण महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन कर सकता है जो वो ठीक समझे, मगर वो ऐसे किसी चीज में संशोधन का हकदार नहीं है जो योजना के महत्वपूर्ण रूप में को परिवर्तित कर दे, या जो भूमि उपयोग की सीमा से संबंधित हो, या जो जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित हो। इन मामलों में प्राधिकरण संशोधन नहीं कर सकता। ये बात बताई गई उपधारा 2 में, सॉरी उपधारा 1 में। उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 बता रही है राज्य सरकार को संशोधन के बारे में। अब देखें उपधारा 2, राज्य सरकार महायोजना या आंचलिक विकास योजना में संशोधन कर सकेगी, चाहे ऐसी योजना उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की ही हो या अन्यथा। कहने का मतलब है, राज्य सरकार पे कोई प्रतिबंध नहीं है, वो उपधारा ए में जो बातें बताई गई हैं उन सब पे फॉलो कर सकती है, या अन्यथा भी, मतलब उन जो उपधारा में ए में रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस राज्य सरकार पर नहीं है, उसके अलावा वो और भी कोई जो चाहे वो संशोधन कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। तीसरी उपधारा बता रही है क्या? यथास्थिति प्राधिकरण या राज्य सरकार योजना में कोई संशोधन करने के पूर्व उस विकास क्षेत्र में परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में ऐसी तिथि से पूर्व जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तावित संशोधनों के। कहने का मतलब यहाँ समझ लीजिए, इस पेज का क्या है कि जो प्राधिकरण है या राज्य सरकार है, जो संशोधन किया है उन्होंने योजना में, उन संशोधनों में जो फाइनल संशोधन कर रहे हैं, उन संशोधनों के बारे में क्या करेगा, वो समाचार
समाचार पत्र जो वहाँ पर लोकल एरिया में चल रहा होगा, उन संशोधनों के बारे में जो वो करना चाह रहा है उनके बारे में पेपर में निकलवाएगा कि हम ऐसा ऐसा संशोधन कराना चाह रहे हैं। आगे चले हम लोग। पिछले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था, संशोधनों के संबंध में किसी व्यक्ति से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगी और सभी आक्षेपों और सुझावों पर जो प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई हो विचार करेंगे। कहने का मतलब हुआ, जो ये संशोधन कर रहे हैं जो प्राधिकरण या राज्य सरकार, तो उन संशोधनों के बारे में या जो आगे करने वाले हैं उनके बारे में वो क्या करेंगे, लोकल न्यूज़पेपर में, स्थानीय न्यूज़पेपर में वो मैटर निकलवाएंगे कि इस तरह का ये प्रावधान है, इस तरह से संशोधन करना है, इस तरह का विकास होना है। इसमें अगर आपको किसी को भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको कोई सुझाव देना हो या कोई आपत्ति हो तो वो बताएं, और जब आपत्तियां दर्ज होंगी, जो सुझाव दर्ज होंगे, उन सब पे प्राधिकरण या राज्य सरकार विचार करेगा। और चौथे पॉइंट में, चौथी उपधारा में क्या बताया गया है, विचार करने के बाद क्या होगा ये बताया जाएगा। चौथी उपधारा कहती है, इस धारा के अधीन किया गया संशोधन ऐसी रीत से प्रकाशित किया जाएगा जैसे यथास्थिति प्राधिकरण या राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन की तिथि से या ऐसी अन्य रीत पर जैसे यथास्थिति प्राधिकरण या राज्य सरकार नियत करे प्रवृत्त होंगे। कहने का मतलब हुआ, सारे आक्षेप और सुझाव ले लिए गए, उन सब पे विचार करने के बाद जो संशोधित मॉडल तैयार हुआ उसको क्या करेगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या प्राधिकरण हो, उस संशोधित प्रारूप को प्रकाशित कर देगी। और प्रकाशित करने के बाद, प्रकाशित करते ही या तो जिस दिन वो प्रकाशित होता है उस दिन से वो संशोधन प्रवृत्त हो जाता है, या फिर राज्य सरकार या जो प्राधिकरण है वो डेट फिक्स करेंगे कि ये जो संशोधन है इस डेट से प्रवृत्त होंगे। तो या तो ये भी पूछा जाता है कि जो संशोधन होते हैं वो किस तारीख से प्रवृत्त होते हैं, तो संशोधन या तो प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो जाते हैं, या फिर जब कोई डेट दी जाती है तो उस डेट से वो संशोधन जो किए गए हैं वो प्रवृत्त हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। उपधारा 5 क्या कह रही है, जब उपधारा 1 के अधीन प्राधिकरण योजना में कोई संशोधन करता है तब वो राज्य सरकार को उस तिथि से जब ऐसा संशोधन प्रवृत्त हुआ 30 दिन के भीतर ऐसे संशोधन की पूर्व विशिष्टियों की रिपोर्ट देगा। कहने का मतलब हुआ, अगर संशोधन किसने किया है, प्राधिकरण ने, जो कि उपधारा ए में बताया गया है, तो वो क्या करेगा, जो भी संशोधन प्रवृत्त हुए थे उस परिवर्तन से, उसके लागू होने से 30 दिन के भीतर भीतर उन संशोधनों की एक प्रतिलिपि, प्रविष्टि जो होगी वो राज्य सरकार को भेजेगा, उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा 30 दिन के अंदर कि हमने ये संशोधन लागू करा दिए हैं। अब छठे में क्या होगी, छठी और आखिरी उपधारा क्या कह रही है कि जो संशोधन भेजे हैं उस पर क्या होगा, यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं, या क्या वे भूमि प्रयोग की सीमा अथवा जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित हैं, तो इसे राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो संशोधन करने के बाद, संशोधन की जो किए हैं प्राधिकरण ने, वो किसको भेजे, राज्य सरकार को भेजे। अब राज्य सरकार के बाद संशोधन पहुंच गए। अब चूंकि प्रश्न ये उठ रहा है कि वो जो संशोधन प्राधिकरण ने किए हैं वो चूंकि 3 चीज़ों को संशोधित करने की अनुमति या अथॉरिटी नहीं है प्राधिकरण के पास,
कि वो किस तरह के कि ऐसा कोई संशोधन कर दे जिससे मूलभूत ढांचा बिगड़ रहा हो, या कोई ऐसा संशोधन है जो वो भूमि प्रयोग की सीमा से संबंधित है, या फिर कोई ऐसा संशोधन है जो जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित है। तो कोई प्रश्न उठता है कि ऐसा संशोधन राज्य सरकार ने किया है या नहीं किया है, सॉरी प्राधिकरण ने किया है या नहीं किया है। तो इस पर जो निर्णय होगा वो उस प्रश्न को क्या होगा, राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, राज्य सरकार उस पर सोचेगी और राज्य सरकार का ही निर्णय अंतिम होगा कि प्राधिकरण ने इन मामलों में जो संशोधन किया है वो सही है या नहीं है। ये यहाँ पर आपकी धारा 13 कंप्लीट हो गई। इसके बाद का हम लोग अगले टर्न पर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अगली धारा अब इंक्लूड करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने आपको चूंकि जगह खाली थी तो हमने अपना नंबर दे दिया है 9450770672। ये व्हाट्सएप नंबर है। ये हमने इसलिए दिया है कि अब आपके एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब आ चुका है। सिर्फ अब आपके पास इतना टाइम है कि आपको जिस तरह से गाइड किया जाए आप उस तरह से पढ़ें। अभी तक आपने पढ़ बहुत कुछ लिया है, मगर उसको किस तरह से कलेक्ट करना है और एग्ज़ाम में ले जाके इन्फोर्स करना है, लिखना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में देना है। पढ़ा हुआ लगभग सारे कैंडिडेट्स का बहुत कुछ होता है, मगर कुछ कैंडिडेट उसको सही से इन्फोर्स कर पाते हैं एग्ज़ाम में, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो सही से इन्फोर्स कर देते हैं, जो सही से एक्सप्लेन कर देते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो रह जाते हैं। तो अब चूंकि समय बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर, इसलिए हमने अपना नंबर दिया हुआ है। ये इस पर आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जुड़ जाइए, कॉल करिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करिए। हालांकि इसकी हमने एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है, जो ये फ़ीस दे के आप रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि ये फ़ीस उन कैंडिडेट के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं। जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेगा उसकी ये फ़ीस हम उसे वापस कर देंगे। हमारा मकसद फ़ीस वसूल करना नहीं है, बल्कि आपको सिलेक्शन दिलाना है। आप लोग सिलेक्शन लीजिए, फ़ीस की कोई टेंशन न लीजिए। अगर फ़ीस की कोई बात है तो हमसे बात कर लीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट आप सिलेक्शन ज़रूर लीजिए, बिल्कुल ना भटकिए। ये मैटर पर्याप्त है, सफिशिएंट मैटर है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैटर दे रहे हैं हम, डे 1 से लेकर डे 100 के वीडियोस हमने आपके लिए यूट्यूब पर डाल दिए हैं। पूरा मैटर है मेंस का, कहीं पर ना भटके। सारे केस लॉज, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस दे दिए हैं। आगे चल के हम आपको जो अगर आप हमारे साथ ग्रुप से जुड़ रहे हैं तो प्लीडिंग केसेस की प्लीडिंग्स है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, जजमेंट राइटिंग है, ये सब चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने के चांस हैं, ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर 10-5 नंबर का भी फ़ायदा हो गया तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप जुड़ जाइए, ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं जुड़ते हैं कोई परेशानी की बात नहीं है, सारा का सारा मैटर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं यूट्यूब पे। डे 1 से लेकर डे 100 तक हर डे में आपको एक PDF मिलेगा वीडियो के साथ। जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं तो मोर लिख के आता है, मोर को आप टच करिएगा तो आपको PDF ऑप्टेन हो जाएगा। PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF को अपने हाथ में रखिए, फिर मैटर को समझिए, वीडियो देखिए, पूरा मैटर आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है, वीडियो को हर वक्त चलने दीजिए, क्योंकि बार बार वर्ड आपके जब दिमाग में गूंजेंगे, कानों में गूंजेंगे, तो आप एग्जैक्ट मैटर लिख पाएंगे। क्योंकि याद किया हुआ आप बार बार भूल जाते हैं, मगर अगर आपके दिमाग में ये ऑडियो चलती रहेगी, वीडियो चलती रहेगी, तो आप भूलेंगे नहीं, मैटर आपको याद रहेगा। जैसा कि हमने बताया है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं ग्रुप से बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा आपको मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत हो, आप डायरेक्ट @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर डाल दीजिए, आप हम तक पहुंच जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अलग अलग हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, आपको डे वाइज पढ़ना है, आपको जैसा अच्छा है, जैसा रूटीन आपका है,
आप पढ़ते रहिए, कामयाब होइए, सारे लोगों को हमारा मैटर ये सेंड करिए जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो, सारे के सारे लोग सिलेक्शन पा जाएं। कॉम्पैक्ट और बेस्ड मैटर है, इससे अलावा कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एकदम सिर्फ आप याद करिए, अभी भी समय है, आप पूरा याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मेंस निकाल सकते हैं बहुत अच्छे नंबरों से। तो हमारी यही आप शुभकामनाएं हैं, आप कामयाब हों। अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस।